राजस्थान में 1857 की क्रांति के अंतर्गत आज कोटा में तथा राजस्थान के अन्य राज्यों में हुए विप्लव के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 1857 के विप्लव में कोटा का विप्लव सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नीमच में विप्लव के बाद कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन कोटा की राजकीय सेना लेकर विप्लव का दमन करने के लिए नीमच गया था, लेकिन मेजर बर्टन के नीमच पहुंचने से पूर्व ही नीमच के विप्लवकारी नीमच से पलायन कर चुके थे। अतः बिना किसी प्रतिरोध के नीमच पर ब्रिटिश अधिकारियों का अधिकार हो गया। 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ कोटा वापस लौट आए। मेजर बर्टन ने अब कोटा महाराव से कहा कि वह अपने 5-7 अधिकारियों को पदच्युत कर ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दे ताकि उन्हें दंडित किया जा सके, क्योंकि उनका रवैया ब्रिटिश विरोधी है। इस पर कोटा महाराव ने बर्टन को जवाब दिया कि उसके अधिकारी उसके नियंत्रण में नहीं है। मेजर बर्टन ने जिन अधिकारियों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि थे। कप्तान ईडन ने 28 अक्टूबर 1857 के एक पत्र में एजीजी को अपने निजी सूचना के आधार पर सूचित किया था कि कोटा के महाराव के अधीन 2 उद्दंडी अधिकारी रतनलाल और जियालाल कार्य कर रहे थे और मेजर बर्टन को उन्हें पदच्युत करने की सलाह के बावजूद महाराव ने उन्हें पदच्युत नहीं किया। कप्तान ईडन का इसी आधार पर कहना था कि इससे स्पष्ट होता है कि महाराव स्वयं विप्लवकारियों से मिला हुआ था। दूसरी तरफ मेजर बर्टन और कोटा महाराव के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा कोटा की राजकीय सेना और सेना के अधिकारियों को मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप सारे सैनिक क्रोध से उन्मत्त हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने विप्लव कर दिया। कोटा के सैनिक शहर के विप्लवकारियों के साथ रेजिडेंसी पहुंचे और उन्होंने रेजिडेंसी को घेर लिया। विप्लवकारियों ने रेजिडेंसी के पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सेल्डर और एक अन्य ईसाई डॉक्टर की हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। इस वक्त मेजर बर्टन की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। मेजर बर्टन ने विप्लवकारियों से मुकाबला करने का प्रयास भी किया, लेकिन अंत में विप्लवकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। विप्लवकारियों ने कोटा के राज्य के अधिकांश अधिकारियों, यहाँ तक कि विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों का समर्थन और सहयोग भी प्राप्त हो गया था। विप्लवकारियों ने राज्य के भंडारों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के गोदामों, कोतवाली आदि पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि विप्लवकारियों ने विभिन्न जिलों के कोषागारों को लूट लिया। कोटा के महाराव की जो सेना शेरगढ़ में तैनात थी उसने भी विप्लव कर दिया। विप्लवकारियों ने कोटा का महल घेर लिया और कोटा महाराव की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई। एक प्रकार से वह अपने महल में ही कैद हो गए। विप्लवकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया और पूरे शहर पर अपना अधिकार कर लिया। कोटा के महाराव ने मेजर बर्टन की हत्या और समस्त घटना का विवरण देते हुए एजीजी को पत्र लिखा कि वह पत्र विप्लवकारियों के हाथ में पड़ गया। अतः विप्लवकारियों ने अब कोटा के महाराव पर दबाव डालना प्रारंभ किया। अंत में कोटा राज्य के धर्मगुरु गोस्वामी जी महाराज ने मध्यस्थता की, जिसके फलस्वरूप कोटा के महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें थीं। इनमें से एक शर्त यह भी थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या महाराव के आदेश से की गई है। ऐसी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाराव ने जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई, विप्लवकारियों से समयानुकूल कोटा का महाराव इतना असहाय हो चुका था कि उन्होंने उदयपुर के महाराणा से प्रार्थना की कि उसकी महारानी को वहां से हटवाकर उदयपुर बुला ले, क्योंकि कोटा में जनानी ड्योढ़ी की एकांतता खतरे में है। महाराव अपने महल की रक्षा करने में तभी सफल हो सके जब करौली के महाराज ने सैनिक सहायता भेजी। करौली से सैनिक सहायता प्राप्त करने पर महाराव ने विप्लवकारियों को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन कोटा का एक भाग अभी भी उन विप्लवकारियों के अधिकार में था और वहां के निवासियों में लूटमार और अत्याचार कर विप्लवकारियों ने भीषण आतंक फैला दिया था। जब मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर कोटा की तरफ आया, तब
विप्लवकारी कोटा से चले गए। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से कोटा विप्लवकारियों के नियंत्रण से मुक्त किया जा सका। विप्लवकारी वहां से गागरोन पहुंचे, जहां मेवात के विप्लवकारी भी उनसे मिल गए। महाराव ने फतेह सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस सेना ने मेवातियों का बड़ी निर्ममता से कत्लेआम किया और जो मेवाती जिंदा रह गए उन्हें कारावास में डाल दिया गया। इसके बाद विप्लवी भंवरगढ़ गए, जहां के निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें रसद आदि सहायता प्रदान की। पॉलिटिकल एजेंट विप्लवकारियों का पीछा करते हुए वहां भी पहुंचा, किंतु उसके पहुंचने से पूर्व ही वे लोग वहां से जा चुके थे। भंवरगढ़ के निवासियों ने पॉलिटिकल एजेंट का कोई आदर सत्कार नहीं किया। यहाँ पर जब पॉलिटिकल एजेंट को सूचना मिली कि भंवरगढ़ के दुकानदारों ने विप्लवकारियों की बड़ी सहायता की है, तब पॉलिटिकल एजेंट ने प्रत्येक दुकानदार पर 51 रुपये जुर्माना किया। लेकिन कोई भी दुकानदार यह जुर्माना देने को तैयार नहीं हुआ और वे गांव छोड़कर जाने लगे। तब विवश होकर पॉलिटिकल एजेंट को यह जुर्माना रद्द करना पड़ा। भरतपुर आगरा के बिल्कुल पास स्थित है। वो संपूर्ण विद्रोह काल में अशांत रहा। मथुरा में जब विप्लव प्रारंभ हो गया तो भरतपुर में भी उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। मेजर मॉरिसन अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य पालन करता रहा, लेकिन भरतपुर के महाराजा ने मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा का मानना था कि भरतपुर में ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति को देखकर नीमच के विद्रोही भरतपुर आक्रमण कर सकते हैं। अतः मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ना पड़ा। संपूर्ण विद्रोह काल में भरतपुर का वातावरण तनावपूर्ण ही रहा। विद्रोही सैनिकों के दस्ते भरतपुर की सीमा से होकर गुजरते रहे। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर इस विद्रोह में भाग लिया। अलवर में 11 जुलाई 1857 को विप्लवकारी सैनिकों ने काफ़ी क्षति पहुंचाई। अलवर में दिल्ली के अनेक विप्लवकारी देखे जाते थे। अलवर के गांवों की गुर्जर जनता ने अपनी ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया और अपनी विप्लवकारी कार्रवाइयों से प्रशासन के समक्ष अनेक कठिनाइयां उपस्थित की। धौलपुर राजस्थान की धौलपुर रियासत पर विप्लवकारियों का काफ़ी दबाव रहा। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में जब ग्वालियर और इंदौर के विद्रोहियों की सैनिक टुकड़ी धौलपुर में प्रविष्ट हो गई, तो उस अवसर पर धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक पदाधिकारी उनसे मिल गए, जिससे धौलपुर के शासक की सत्ता को ही खतरा उत्पन्न हो गया। विद्रोहियों ने धौलपुर में भीषण लूटमार की और धौलपुर के शासक को घेर लिया और उसे मार डालने की धमकी दी। विवश होकर धौलपुर के शासक को उनकी मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर से प्राप्त तोपों से विद्रोहियों ने आगरा पर आक्रमण किया था। दिसंबर 1857 तक धौलपुर का शासक एक प्रकार से अधिकार विहीन ही रहा। जब पटियाला के शासक ने 200 सिखों की एक सेना और 4 तोपें धौलपुर के शासक की सहायता के लिए भेजी, तब धौलपुर में व्यवस्था स्थापित हो सकी। इसी प्रकार दिल्ली के बादशाह के कुछ एजेंट और विप्लवकारी जयपुर में भी विद्रोह करने का षड्यंत्र कर रहे थे। जयपुर के एक पदाधिकारी रावल शिव सिंह ने जयपुर के महाराजा को यह सलाह दी कि वह अंग्रेजों से मित्रता बनाए रखे और साथ ही दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के प्रति भी मित्रता प्रदर्शित करे। लेकिन जयपुर महाराजा ने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलने का षड्यंत्र कर रहे थे और उन्होंने जयपुर में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विप्लव करने का प्रयास भी किया। लेकिन पॉलिटिकल एजेंट की सतर्कता के कारण उस्मान खां और सादुल्ला खां और मुगल सम्राट के बीच हुए पत्र व्यवहार को बीच में पकड़ लिया गया और उन दोनों को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया गया। विप्लव की समाप्ति के बाद विशेष अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया, जहां उनका अपराध प्रमाणित हो गया, जिसके फलस्वरूप विलायत खां और उस्मान खां अलग दुर्ग में बंदी बनाए गए और सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। टोंक में भी नवाब की सेना ने विप्लव कर दिया था तथा नवाब की सेना की एक टुकड़ी जो जयपुर भेजी जा रही थी, विद्रोह ने उसे टोंक में ही रोक लिया। नीमच के विप्लवकारी जो आगरा की ओर जा रहे थे, टोंक के विप्लवकारियों ने उन्हें टोंक आने का निमंत्रण दिया और नीमच के विद्रोहियों से मिलकर टोंक की सेना ने नवाब को किले में घेर लिया।
नवाब बिल्कुल असहाय हो गया। नवाब ने विद्रोहियों को शांत करने का सफल प्रयास भी किया। अनेक विप्लवकारी सैनिकों ने नवाब से अपना बकाया वेतन वसूल किया और मुगल सम्राट से मिलने हेतु दिल्ली पहुंच गए। नवाब ने ब्रिटिश सरकार को सूचित किया कि उनके राज्य से कोई भी ब्रिटिश अधिकारी नहीं गुजरे, क्योंकि उनके राज्य में उनकी सुरक्षा संभव नहीं है। इस प्रकार राजस्थान के सभी शासक संपूर्ण विप्लव काल में ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे, लेकिन फिर भी विप्लवकारियों के दबाव के कारण यत्र तत्र उन्होंने उनका समर्थन भी किया। बीकानेर के महाराजा ने यद्यपि अपने राज्य की सीमाओं की नाकेबंदी कर किसी भी विद्रोही को अपने राज्य में प्रवेश नहीं होने दिया, लेकिन जनमत के दबाव के कारण उन्होंने विप्लवकारी नेता नाना साहब को सहायता प्रदान की। इसी प्रकार विप्लवकारी नेता तात्या तोपे भी बीकानेर गया, जहां महाराजा ने उसे 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता प्रदान की।